Hello and welcome back to Vidya Mantra to this. Today we are going to discuss all the MCQs question. जितने भी सारे आपको MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं या फिर आपके बोर्ड के लिए हो या फिर कंपेटिटिव एग्जाम के लिए हो, सभी में ये MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कक्षा 10 के जो है पहला चैप्टर संसाधन उनसे। ठीक है। अ, हम लोगों ने बहुत ही मेहनत से और बहुत सलीके से आपको MCQ क्वेश्चन अरेंज करके दिया है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान से इजी से टफ लेवल तक हम लोग जाते हैं। इजी से इजी में बच्चे गलती करके आ जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखना है। ये नहीं कि इजी है तो चलो छोड़ के आगे बढ़ो या फिर हार्ड है तो स्किप कर दो। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? संसाधन में आपने कई तरह के संसाधन पढ़े। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे पढ़े, उसके साथ ही साथ जो है वो सारी चीजें पढ़े। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार का संसाधन है कोयला। क्या ये अनवीकरणीय है, क्या ये जैव है, या फिर ये अजैव है, या फिर नवीकरणीय है? तो इसको आपको ध्यान से देखना है। नॉन रिन्यूएबल किसको कहते हैं? जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। और रिन्यूएबल किसको कहते हैं? जिसको रिन्यू किया जा सकता है। तो ये कोयला किस तरह का संसाधन हो सकता है, आप इसको ध्यान से बताइएगा मुझे। रिन्यू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या फिर रिन्यू नहीं किया जा सकता है, इसको आपको ध्यान से बताना है। तो क्या होगा? अनवीकरणीय होगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये वैसा संसाधन है जो एक बार आप इस्तेमाल में कर लेते हैं, उसको दोबारा से इस्तेमाल में नहीं ला पाते हैं, या फिर उसी चीज को दोबारा से सेम प्रॉपर्टीज के साथ इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लाखों लाखों साल लगते हैं कोयला बनने में, इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल के कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट इज, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? क्या ये मानवकृत है? मानव तो बर्बाद करने में आगे है, मानव बनाएगा कैसे सौर ऊर्जा को? या ये अजैव है? जैव और अजैव, बायोटिक और अबायोटिक एक टाइप्स आपको बताया था। ठीक है, तो ये अजैव भी नहीं है। दूसरा नंबर बी ऑप्शन जो आता है, पुनः प्रति योग्य या नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब वही हुआ रिन्यूएबल। क्या? रिन्यूएबल है ना, मतलब क्या इसको दोबारा से रिन्यू किया नहीं जा सकता? तो जी बिल्कुल किया जा सकता है, सौर ऊर्जा को रिन्यू कर सकते हैं। इसलिए क्या होगा इसका राइट आंसर? बी होने वाला है। क्या होने वाला है? बी होने वाला है, मतलब आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज, तटरेखा से कितनों किलोमीटर की क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स कहलाते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आपके बोर्ड एग्जाम्स में PYQs भी जब करवाऊंगा उसमें भी आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्या ये 100 नॉटिकल माइल्स है, क्या ये 150 नॉटिकल माइल्स है, क्या ये 200 नॉटिकल माइल्स है, या फिर ये 250 नॉटिकल माइल्स है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल्स, इसको समझ लीजिए कि आप ये नॉटिकल माइल्स होता क्या है कि भैया यहां से जैसे मान के चलिए इंडिया का नक्शा है। ठीक है, एक सेकेंड, इंडिया का नक्शा ये है ना। अब यहां से जो है तट रेखा है, ये तट रेखा है हमारा। तट रेखा से जो ओशियन है, आपका इधर बे ऑफ बंगाल, इधर इंडियन ओशियन है, इधर आपका अरबियन ओशियन है। तो वहां यहां से लेकर के यहां तक भी तो हमारा कब्जा होना चाहिए। ठीक है, तट रेखा से जो है ओशियन के अंदर भी कहां तक हमारा कब्जा है, या फिर कहां तक हम किसी भी टाइप के रिसोर्सेज या फिर चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो है 200 नॉटिकल माइल्स। क्या राइट आंसर रहने वाला है? 200 नॉटिकल माइल्स। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डाकुओं की अर्थव्यवस्था रोबर्स इकोनॉमी। रोबर्स इकोनॉमी क्या होगा? रोबर्स इकोनॉमी। ठीक है, रोबर्स इकोनॉमी वैसा इकोनॉमी हमने बताया था कि जैसे संसाधन का हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि एक तरह से शोषण कर रहे हैं संसाधन का, बिना फ्यूचर जनरेशन के बारे में जाने हुए, बिना भविष्य की अवस्था को जाने हुए हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है एक तरीके से उसका शोषण कर रहे हैं। तो वैसी ही अवस्था हो गई, जैसे कि एक बंदा मेडिकल जा रहा है या कहीं जा रहा है, उनके पास कुछ पैसे हैं, बहुत इमरजेंसी के लिए वो लेकर के जा रहा था पैसे, आप गए और उनसे छीन के लेकर के आ गए। आपने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि उसकी जरूरत क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, उसको इस पैसे छीन लेने से क्या कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल नहीं सका, चूंकि आप क्या है? डाकू है। वैसे ही आज इंसान डाकू बन चुका है नेचर के प्रति। ठीक है, संसाधन को वैसे ही डाकुओं की तरह लूट रहा है। ठीक है,
तो आप बताइए कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? क्या संसाधन संग्रहण से है? संसाधन संग्रहण से तो बिल्कुल नहीं है। उसके साथ ही साथ संसाधन के नियोजित दोहन से है? तो ये भी बिल्कुल नहीं है। नियोजित दोहन करते तो हम फिर डाकू कैसे रहते? नियोजित दोहन हम तो कर नहीं रहे नियम कानून से, जितना मन हो रहा है उतना एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या संसाधन के अनियोजित एवं अविवेकपूर्ण विध्वंस से? तो जी बिल्कुल यही होने वाला है। अनियोजित मतलब कोई नियम कानून नहीं, जितना मन में हो रहा है उतना एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और बिना बुद्धिमत्ता के, बिना सोचे समझे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। समझ रहे हैं, है ना? अविवेकपूर्ण विद्रोहन कर रहे हैं हम लोग। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा है? आपको बताना है समुद्रीय क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा रहने वाली है? राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। क्या ये 10.2 किलोमीटर है? क्या ये 12.2 किलोमीटर है? क्या ये 15.5 किलोमीटर है? क्या ये 19.2 किलोमीटर है? तो ये याद रखने वाली चीजें हैं, वो है 19.2 किलोमीटर। याद रखिएगा, क्या याद रखना है? राजनीतिक सीमा, है ना, कि कितने किलोमीटर क्षेत्र तक हो सकते हैं। राजनीतिक सीमा की अगर बात करी जाए तो वो हमारा होगा 19.2 किलोमीटर। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की अगर बात करी जाए, अपवर्जक क्षेत्र की बात करी जाए, तो वो होता है कितना? आपका 200 नॉटिकल माइल्स। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो पहला क्लास जाकर के देखिए, जाइए अभी देखिए, है ना, पहला क्लास वहीं पर हमने बताया है। क्या ये संदीप पांडे जी के हैं? क्या महात्मा गांधी ने कहा है? क्या ये जिम्मरमैन ने कहा है? क्या ये मेधा पाटकर ने कहा है? तो ये कहा है किसने? जिम्मरमैन सर ने। क्या कहा था? संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, ये इनका स्टेटमेंट रहने वाला है। कभी कभी स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछा जा सकता है, और अगर आप आंसर में अपना आंसर शीट में अपना लॉन्ग आंसर हो या शॉर्ट आंसर हो, आप स्टेटमेंट को उसको उसमें शामिल कर देते हैं तो आपका मार्क्स अच्छा रहता है। जो एग्जामिनर रहते हैं, कॉपी चेक करने वाले रहते हैं, वो आपको अच्छा मार्क्स, अच्छा स्कोर देंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इसमें आप बताइए, क्या भूमि प्राकृतिक संसाधन है या नहीं है? नहर प्राकृतिक संसाधन है या नहीं है? नदियां प्राकृतिक संसाधन है या नहीं है? तो खनिज प्राकृतिक संसाधन है या नहीं है? तो बिल्कुल इनमें से आपको देखने को क्या मिल रहा है कि नगर या फिर शहर एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ये ह्यूमन का प्लानिंग है, ह्यूमन सेटलमेंट है। नेचर ने आपको शहर बना के नहीं दिया था। नेचर ने आपको भूमि दी थी, माउंटेन्स दी थी, पहाड़ दिए थे, नदियां दी थी, प्लेन्स दिए थे, जमीनें दी, उस पर आपने अपने दिमाग से, है ना, सड़कें बनाई, फिर उसके बाद घर बनाए, ये सारी चीजें की, उन्हीं का नाम आपने शहर रखा। तो ये क्या है? मानव निर्मित है। ये नेचुरली आपको नहीं प्रोवाइड किया गया था, ये प्राकृतिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर, क्या उत्पत्ति के आधार पर आपको याद है या नहीं है? जैव होता है या अजैव होता है? और 3 होता है या 5 होता है या फिर 4 होता है? बताइएगा। कितना नंबर क्वेश्चन है? 8th नंबर क्वेश्चन। इसको आपको कमेंट सेक्शन में भी बताना है। उत्पत्ति के आधार पर जो है, तो कौन कौन से संसाधन हैं? ठीक है, वो कौन रहने वाले हैं? जैव और अजैव। कौन है? जैव और अजैव। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जैव संसाधन किसको कहते हैं और अजैव संसाधन किसको कहते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज, दूसरा है, समाप्यतः उद्देश्य उपयोगिता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण कितने टाइप्स में किया गया है? तो आप बताइएगा, क्या ये व्यक्तिगत और सामुदायिक हो सकता है, या राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हो सकता है, या संभाव्य या संचित हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं भाई, व्यक्तिगत और सामुदायिक कैसे हो सकता है? ये ऑनरशिप के आधार पर है, स्वामित्व के आधार पर है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्वामित्व के आधार पर है, और संभाव्य और संचित जो है ये भंडार के आधार पर है, संचित आप कह सकते हैं। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय जो है वो आपको उपयोगिता या उद्देश्य के आधार पर है। समझ रहे हैं? राइट आंसर इज नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और
अनवीकरणीय। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। इसको आप याद रखिए। व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। लेक्चर में हमने क्लास में जो है बहुत अच्छे से बताया था कि आप हुए, आपसे समाज हुआ, समाज से देश हुआ, देश से फिर जो है कि अंतरराष्ट्रीय पूरा विश्व हुआ, है ना। व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आधार पर बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर मतलब ऑनरशिप के आधार पर किसका किसका ऑनरशिप हो सकता है। क्लियर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? विकास के स्तर के आधार पर। देखो ये चीजें जो है ना आपको बहुत ही तरीके से सलीके से करवाया इसलिए जा रहा है कि ये आपको पीडीएफ के तौर में प्रोवाइड भी किया जाएगा टेलीग्राम चैनल विद्या मंत्र A to Z पर, जहां पर आप जाकर के सारे लेक्चर्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, क्लास नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और वो भी बिल्कुल फ्री रहने वाला है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लगातार बने रहिए हमारे साथ, ये आपको फायदा पहुंचाने वाला है, ठीक है। विकास के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो कौन सा रहने वाला है? सी, है ना। 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं विकास के आधार पर। जैसे कि संभावी, है ना, विकसित, भंडार, संचित कोष। संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भंडार संसाधन का बेस्ट एग्जांपल कौन है और संचित कोष का बेस्ट एग्जांपल कौन है। ओके, अगर आपको नहीं आ रहा है या फिर आपने प्रीवियस इसको नहीं देखा है तो जरूर इसको कीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता, नेतृत्वकर्ता कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर ने किया था या सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था या संदीप पांडे ने किया था? तो आपको बार बार मुझे पिछले क्लास में आपको भेजना पड़ रहा है, तो बेहतर है कि आप जरूर देख लीजिए एक आध बार, ठीक है। पिछले क्लास में लगभग 4-5 लेक्चर है इस चैप्टर से रिलेटेड, छोटे छोटे से लेक्चर हैं 15 मिनट 20 मिनट के, तो आप देखिएगा तो फिर क्वेश्चन आपसे अपने आप बनने लग जाएगा। उसके बाद आकर के आप क्वेश्चन बनाइए पॉज करके, ठीक है, अपने आप बनने लग जाएगा। तो कौन है भैया? मेधा पाटेकर है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर के नेतृत्व में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? जब तक दुनिया रहने वाली है, जब तक एग्जाम्स होने वाले हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 एग्जाम में, 8 से 9 एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, या तो डायरेक्टली पूछे जाते हैं या फिर इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा हो सकते हैं या मेधा पाटेकर हो सकते हैं या महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन है भैया? सुंदरलाल बहुगुणा इज राइट आंसर। सुंदरलाल बहुगुणा क्या है? सही आंसर रहने वाला है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है भैया? शुमशेर है, जिम्मरमैन है, अमर्त्य सेन है या महात्मा गांधी है? तो पहले तो एक फैक्ट बता दूं कि ये कौन है भैया? शुमशेर है। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल में होता क्या है कि महात्मा गांधी के जितने भी विचार हैं, है ना, पॉजिटिव विचार हैं जो संसाधन से रिलेटेड थे, इन्होंने शुमशेर ने अपनी किताब में लिखा है उनको और उनको जो है प्रकाशित किया है, ठीक है। आज भी वो किताब बहुत महत्वपूर्ण रहता है। मेनली जो है महात्मा गांधी की वजह से ये जो बुक है बहुत ज्यादा फेमस है, जिसके वजह से कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसने लिखी है? तो शुमशेर ने लिखा है। उसके साथ ही साथ के इसका आधार क्या है? तो महात्मा गांधी का ये संसाधन के लिए जो उनका विचार था उन सारी चीजों को लिखा गया है, इसमें उसमें डाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्या है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में, 1992 में का आयोजन कहां हुआ था? रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था या जोहान्सबर्ग में हुआ था या फिर क्योटो में हुआ था? जल्दी से बताइए कहां पर हुआ था? कहां पर? रियो डी जेनेरो ब्राजील में। रियो डी जेनेरो ब्राजील में होता हुआ आपको दिखेगा। कहां पर? रियो डी जेनेरो ब्राजील में होगा, ठीक है। क्योटो की भी बात होगी, जोहान्सबर्ग में भी एक हुआ है, लेकिन कौन सा हुआ है वो आगे आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 कहां आयोजित हुआ था? तो क्या ये पेरिस में हुआ था? क्या ये टोक्यो में हुआ था? क्या ये न्यूयॉर्क में हुआ था? क्या ये क्या बोलते हैं रियो में हुआ था? तो ये कहां पर हुआ था भैया? आपका न्यूयॉर्क में हुआ था। कहां पर?
हाँ 16, क्वेश्चन नंबर 16 है ना, हाँ ठीक है। ये कहां पर हुआ था आपका, न्यूयॉर्क में हुआ था। यहाँ पर कहां पर हुआ था, न्यूयॉर्क में, याद रखेंगे। ठीक है, प्रथम हो गया आपका रियो डी जेनेरो ब्राजील। दूसरा वाला 1997 जो कि 5 साल बाद आया, इसको +5 योजना भी कहा जाता है, +5 भी नाम दिया जाता है, क्योंकि प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन आया था उनके आकलन के लिए दूसरा आया था 5 साल बाद, इसलिए इसका नाम +5 भी रखा गया है। ठीक है, कहां पर हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन कहां हुआ था। ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, या क्योटो में हुआ था, या फिर रियो में हुआ था, या फिर आपका नई दिल्ली में हुआ था। तो ये कहां पर हुआ था भैया, आपका जोहान्सबर्ग अफ्रीका। ये आपको याद रखने वाली चीज है, समझने वाली चीज है। अगर आप और अच्छे से इनको दिमाग में बिठाना चाहते हैं तो आप लेक्चर पिछला देख लीजिए। ठीक है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका इज राइट आंसर। अब आते हैं हम लोग क्योटो सम्मेलन, जो कि है 1997 का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्योटो सम्मेलन, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसों का कम करना, या फिर जैव विविधता, या फिर ओजोन परत का संरक्षण, या जनसंख्या नियंत्रण। तो क्या था इनका भैया, तो ये रहने वाला था आपका ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसों का कम करना। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, जिस पर फोकस किया गया था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। 5 दिन पहले ही मनाया गया है। अगर अभी भी आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा मैं, है ना, अफसोस करूंगा। ठीक है, 5 जून इज राइट आंसर, 5 जून इज राइट आंसर, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्या है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसका है। क्या यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है, क्या यह कथन लाल बहादुर शास्त्री जी का है, क्या यह कथन महात्मा गांधी जी के हैं, क्या यह जवाहरलाल नेहरू का है। तो बिल्कुल नहीं, ये कथन आपका महात्मा गांधी जी का है। इन्होंने कहा था, वी हैव एनफ रिसोर्सेस टू फुलफिल आवर नीड नॉट आवर ग्रीड। हमारी लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यही चीजों को कहा है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। पेटी भरने के लिए मतलब करप्ट करके आप पैसे कमा रहे हैं, पैसे बढ़ रहे हैं, क्या फायदा उस पैसे का जिसको आप छोड़ के जाना है, खुद ही आपने बनाया है। ठीक है, ये चीजों को समझ लीजिए। आगे देखते हैं, ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। ब्रटलैंड कमीशन, ब्रटलैंड होता है, इन्होंने थोड़ा सा गलती कर दी, ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 का संबंध किससे है। ब्रटलैंड कमीशन 1987 का किससे संबंध है। तो क्या वो सतत विकास से संबंध रखते हैं, या फिर परमाणु सस्तीकरण से संबंध रखते हैं, या वैश्विक व्यापार से संबंध रखते हैं, या जनसंख्या वृद्धि से संबंध रखते हैं। तो आप बताएंगे कि किससे संबंध रखते हैं। तो ये रखते हैं संबंध सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। किससे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। ब्रटलैंड कमीशन में ही सस्टेनेबल शब्द का प्रयोग किया गया था प्रथम बार, जो कि विश्व के तौर पर एक्सेप्ट किया जाना चाहिए था। ठीक है, ब्रटलैंड कमीशन में ही ये चीजें आई थी, जिसको वैश्विक स्तर पर अपनाने की बात करी गई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ठीक है, वहीं पर ये कंसेप्ट देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं लेकिन उनका उपयोग अभी नहीं हुआ है, क्या कहलाते हैं। विशेष क्षेत्र में मौजूद तो होते हैं लेकिन उनका उपयोग अभी नहीं हुआ है, तो क्या वो संभावी संसाधन कहलाते हैं, क्या वो विकसित कहलाएंगे, क्या वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे, क्या वो संचित संसाधन कहलाएंगे। किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं लेकिन उनका उपयोग अभी नहीं हुआ है। मौजूद है पहले से लेकिन अभी हमने उनका उपयोग नहीं किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम उनका उपयोग नहीं किए हुए हैं तो वो किस में आना चाहिए, संभावी संसाधन में आना चाहिए, या फिर आपका जो है कि संचित संसाधन में आना चाहिए। तो वो रहना चाहिए संभावी संसाधन में, जो कि पोटेंशियल आप कह सकते हैं कि उस संसाधन में वो कुवत है, वो ताकत है कि उसको यूज किया जा सकता है, लेकिन हमारी पहुंच अभी तक नहीं हुई है, या फिर हमारी टेक्नोलॉजी अब तक वैसी डेवलप नहीं की है कि उनको हम लोग
इस्तेमाल में ला सकते हैं। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, पवन ऊर्जा और जल विद्युत विद्युत किस प्रकार के संसाधन हैं? पवन ऊर्जा और जल विद्युत की अगर बात करते हैं तो ये किस प्रकार के संसाधन रहने वाले हैं? ये आपको क्या अनवीकरणीय रहेंगे या फिर ये अजैव या अनवीकरणीय रहेंगे या फिर ये प्रवाह या नवीकरणीय संसाधन रहेंगे या फिर ये मानवकृत संसाधन रहेंगे? तो आप सही सही बताइएगा, पवन ऊर्जा जो है आपको कौन सा रहने वाला है? ये पवन ऊर्जा जो है आपको रहने वाला है कौन सा? मानवकृत। कौन सा? मानवकृत। उसके साथ ही साथ अगर विद्युत की बात करते हैं, जल विद्युत की बात करते हैं तो ये भी क्या है? मानवकृत। नेचर ने आपको विद्युत इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं दिया था, लेकिन आपने दिमाग लगाया और फिर उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया, तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम तो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक बार कंज्यूम करके खत्म कर लिए, दूसरी बार भी हम उनको क्या कर सकते हैं? कंजम्पशन में ला सकते हैं, हाँ या ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सामुदायिक संसाधन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन कौन निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन जैसे कि शमशान भूमि, कब्रिस्तान या खेल का मैदान, सार्वजनिक पार्क या किसी व्यक्ति का निजी। सामुदायिक संसाधन को समझ लीजिए वैसा संसाधन जो एक से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए बनाया गया हो। तो क्या खेल का मैदान ज्यादातर लोगों के लिए होता है, एक से ज्यादा लोगों के लिए होता है, किसी सोसाइटी में एक खेल का मैदान होता है, सब लोग आके वहां पर खेलते हैं, ये भी सामुदायिक। शमशान या भूमि, इस पर जो है सभी का अधिकार रहता है, शमशान में जा रहे हैं जितने भी शमशान में जलाने वाले होंगे उन सबका अधिकार रहता है, कब्रिस्तान में जितने को दफनाने वाले रहेंगे उन सबका अधिकार रहता है। तो सार्वजनिक पार्क की अगर बात करते हैं तो अगर एक सोसाइटी है वहां पर एक पार्क है तो वहां पर हर किसी के बच्चे खेलने जा सकते हैं, हर कोई बूढ़े बुजुर्ग है ना, नौजवान अंकल सभी लोग टहलने के लिए जा सकते हैं, हाँ या ना? है ना? तो ये क्या है? सामुदायिक हो सकते हैं। किसी व्यक्ति का निजी घर सामुदायिक नहीं हो सकता है, आपका घर सामुदायिक नहीं हो सकता है। आपके घर में मैं 10 लोगों को लेकर के जाकर के मीटिंग करना स्टार्ट नहीं कर सकता हूं, है ना, क्योंकि वो आपका निजी घर है, आपका अपना घर है, वो आपके ओनरशिप में आता है। क्लियर है? इसलिए राइट आंसर रहने वाला है कौन? किसी व्यक्ति का निजी घर लगा लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगर हम लोग पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है या नवीकरणीय संसाधन है, जैव है या मानव निर्मित है? तो आपको पता है कि मानव निर्मित तो नहीं है, जैव भी नहीं है, बायोटिक भी नहीं है, नवीकरणीय नहीं है। नवीकरणीय क्यों नहीं है? क्योंकि इनको दोबारा से हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या रहने वाला है? अनवीकरणीय, जिसको कि आप कहते हैं नॉन रिन्यूएबल, जिसको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता है, वैसे संसाधन को आप कहते हैं अनवीकरणीय। उसी में आता है आपका पेट्रोलियम, कोल, जीवाश्म ईंधन सारे। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, वो क्या है? नवीकरणीय संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवीकरणीय संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके लिए क्या है ना मेरे भाई कि आपको लेक्चर देखना ही पड़ेगा, नवीकरणीय अनवीकरणीय बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो इस पर कितना भी सारा सारा क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहला चीज कहता है इन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन की बात करी जा रही है, जो नवीकरणीय संसाधन है क्या उसको भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा, है ना, नवीकृत किया जा सकता है। दूसरा बात करते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है? तो आपको देखने को नहीं मिल रहा है कि सही बात है भैया, हम कुछ कुछ चीजों को जो है भौतिक हो, रासायनिक हो, मैकेनिकल प्रोसेस से उनको चेंज तो कर ही सकते हैं, नवीकरण कर सकते हैं। सौर ऊर्जा को हम कर पा रहे हैं, पवन ऊर्जा को हम कर पा रहे हैं। पवन ऊर्जा में आप यांत्रिक लगाते हैं, पवन ऊर्जा को रिसाइकल कर लेते हैं। सौर ऊर्जा को आप यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा रिसाइकल कर लेते हैं। नवीकरणीय जरूर है, और तो कैसे करते हैं? तो इन सारे के वजह से करते हैं। ठीक है, नवीकरणीय है मतलब जो दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है 1 और 2 दोनों ही सही आंसर रहने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा, यहां पर हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कौन सा कथन सही है लिखा रहता है, कौन सा कथन सही नहीं है। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सारी चीजें भी लिख दिया करते हैं एग्जामिनर्स वगैरह, है ना। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है।
अनवीकरणीय की बात, ये बात क्या सही है कि नहीं है? भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, बिल्कुल सही बात है। नेचर बहुत सालों साल, हजारों साल के बाद ये चीजें हो पाती है। इन्हें एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा तुरंत प्रयोग प्राप्त किया जा सकता है। क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल गलत है ना? ये बात बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं कि एक बार अगर हम लोग प्रयोग कर लेते हैं तो दोबारा से उसको बनने में जो है ना हजारों लाखों साल लग जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक सही है। अब देख लीजिए एक यहाँ पर कहाँ पर है, केवल एक सही है। एक और दोनों सही है, केवल दो सही है, इनमें से कोई नहीं, तो केवल एक सही है इज राइट आंसर। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन जो भी रहने वाला है उसको बहुत अच्छे से पूरा करेंगे। और ये क्वेश्चन तभी आपसे अच्छे से बन पाएगा जब आप प्रीवियस लेक्चर को देख के रखे हुए हैं या फिर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, सतत विकास की अगर बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कथनों पर विचार करें। इसमें वर्तमान विकास के साथ साथ भावी पीढ़ी के हितों को सुरक्षित रखा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसी को कहते हैं कि आज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कल के लिए भी बचाते हुए इस्तेमाल करना। ठीक है, ऐसी व्यवस्था को ही सस्टेनेबिलिटी या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में रखा जाता है। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। इससे पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो आपका ये दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। एक और दो दोनों राइट आंसर है। क्लियर है? आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, वो है अंतरराष्ट्रीय संसाधन की अगर बात करें। ठीक है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में क्या सत्य है? तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का एकाधिकार नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है इनका प्रबंधन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। तो क्या हमने प्रीवियस लेक्चर में ये नहीं बताया था कि 200 किलोमीटर तक जो है समुद्री मील दूर तक जो है समुद्री तटरेखा से जो है कि आपका देश का आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स कहलाता है। तो ये बात तो सही है। उसके बाद किसका होगा? तो उसके बाद जो है अंतरराष्ट्रीय संस्थानों का उस पर ये चलता है। ठीक है, और इसका प्रबंधन भी अंतरराष्ट्रीय संस्थान ही करते हैं। तो पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही रहने वाला है। तो इसके लिए आप टिक कर सकते हैं, एक और दो दोनों इज करेक्ट। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंडार, रिजर्व और संचित कोष संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को देखें। देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखने बोल रहा है तो देखना ही पड़ेगा ना, देख लेते हैं। संचित कोष वास्तव में भंडार का ही एक हिस्सा है, तो इसमें कौन दिक्कत है? सही बात है ना? संचित कोष उसी का हिस्सा है। इन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी पूर्णतः आरंभ नहीं हुआ है। क्या ये सही बात नहीं है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अब आपको बताना है, एक तो सही है, दूसरा वाला क्या होगा? दूसरा वाला भी सही है। तो आपका राइट आंसर कौन सा किसमें दिख रहा है भैया? ए, बी में तो केवल ए 2 दिखा रहा है, ए में केवल 1 दिखा रहा है, सी में क्या कह रहा है? ए और बी दोनों ही होगा, है ना? एक और दो दोनों ही होगा। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? एक और दो दोनों ही रहने वाला है। क्लियर है? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैव और अजैव संसाधनों के संदर्भ में, जैव और अजैव संसाधनों के संदर्भ में अगर बात करते हैं, जैव संसाधन की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। इसका मैंने इंग्लिश वर्ड बताया था, जैव, जो कि बायोटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोटिक। जिसमें जीवन हो वही बायोटिक है। ए बायोटिक, जिसमें जीवन नहीं हो, है ना, वो ए बायोटिक है। आपको बताया हुआ है ये सारी चीजें, है ना? क्या कहते हैं? चट्टाने और धातुएं जैव संसाधन के उदाहरण है। तो ये बिल्कुल गलत बात है भाई। चट्टाने और धातुएं तो अजैव हो जाएगा ना, ए बायोटिक हो जाएगा ना, निर्जीव है। धातु जरूर है लेकिन निर्जीव है ना? तो आपका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? केवल और केवल एक, केवल और केवल एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं, क्लब ऑफ रोम के बारे में विचार करें। क्लब ऑफ रोम के बारे में विचार करना है हमें कि क्लब ऑफ रोम में क्या हुआ था क्या नहीं, इसको देखते हैं पहले हम लोग। इसने 1968 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली बार व्यवस्थित रूप से संसाधन संरक्षण की वकालत की। क्या कहते हैं? कि इसने 1968 में, इस डेट को याद कीजिए और मिलाइए कि क्या ये डेट आपको याद आ रहा है या नहीं आ रहा है ना?
तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि 1968 में ही ये बातें हुई थी। अंतरराष्ट्रीय पर पहली बार व्यवस्थित रूप से संसाधन संरक्षण, संसाधन कंजर्वेशन या रिसोर्स कंजर्वेशन पर बात की गई थी और उनकी वकालत की गई थी, ठीक है। इसने पर्यावरण संकट पर चिंता व्यक्त की थी, बिल्कुल सही बात है। तब पर्यावरण संकट पर चिंता व्यक्त किया गया था क्योंकि पर्यावरण संकट उस टाइम पर उभर कर सामने आ रही थी, है ना। मॉडर्नाइजेशन की वजह से सारे कंट्रीज जो है अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे और पर्यावरण को खतरा दिख रहा था। तो आपको देखने को मिलेगा कि दोनों ही क्या है, स्टेटमेंट सही है। तो आपका क्या हो जाएगा, सी आंसर आंसर सी आपका करेक्ट है। 1 और 2 दोनों ही करेक्ट रहने वाले हैं। आगे देखते हैं, एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में स्वीकृत एक घोषणा पत्र है। क्या है, एक घोषणा पत्र है। इसका उद्देश्य 21वीं सदी में सतत विकास को प्राप्त करना है। क्या ये बात सही है या नहीं है? तो ये बात सही है भाई, नहीं है सही क्या? और ये भी बात सही है, दोनों ही बात सही है। इन्होंने क्या किया था, 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन में ही स्वीकृति की घोषणा करवाई गई थी। उसके साथ ही साथ जो है 21वीं सदी में इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को प्राप्त करने का योजना तैयार किया था, ठीक है। तो इसका दोनों ही स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है संसाधन नियोजन, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में क्या सही है? रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, सही बात है। कहीं पर कुछ पाया जा रहा है, कहीं पर कुछ पाया जा रहा है ना। पेट्रोलियम एक जगह पाया जा रहा है, वो भी उतना मात्रा में नहीं है कि पूरा देश का खर्चा चल सके, पूरा देश उससे मामला चला सके, है ना। सोना सिर्फ कोलार में ही पाया जा रहा है, केजीएफ ही देखा ही होगा, है ना। गड्ढा बना तो इतना बड़ा बन गया, उसके बाद तो फिर और कहीं मिल ही नहीं रहा है सोना। तो यही सब बात है, संसाधन में भी तो विविधता देखने को मिलती है, उसके साथ साथ स्थानों में भी विविधता है। तो है ये है, यह अत्यंत आवश्यक है। आवश्यक भी है या नहीं है, ये बात आप बताइए, है ना। आवश्यक है, क्यों? क्योंकि अगर एक ही जगह सारी चीजें मिल जाएंगी तो फिर एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा, है कि नहीं है। और ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत होगा, ये सारी चीजें बात आती है सामने। झारखंड और मध्य प्रदेश में खनिजों की प्रचुर भंडार है, तो ये कौन सी गलत बात है? आप जानते ही हैं झारखंड के बारे में, आप जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, यहाँ पर छोटा नागपुर, प्लेट्यू वगैरह जो है ना। तो ये जो मिनरल्स है इनका खाद्यान्न माना जाता है ना। मेन रिसोर्स जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी, ये स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी राइट आंसर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन को समझने में परेशानी आ रही है और कोई परेशानी आ रही है तो आप क्वेश्चन को ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर को जाकर के जरूर देखिए। ये क्वेश्चन सब बहुत आसान है ना, बहुत आसानी से बनेगा। अभी आप जब देख रहे होंगे तो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो बहुत आसान लगने लगेगा और बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है और अभी आप जाकर के जरूर देखेंगे, है ना। देश के अंदर की सभी संपदा राष्ट्रीय संसाधन है। कौन सी गलत बात है? तुम्हारा घर भी, मेरा घर भी सब राष्ट्र संसाधन में आता है। सरकार जब चाहे अधिग्रहण कर सकती है, ठीक है। तो राष्ट्र संसाधन के अंदर में आती है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, सरकार को राष्ट्रहित में व्यक्तिगत संपत्तियों का भी अधिग्रहण करने का कानूनी अधिकार है। बिल्कुल सही बात है ना। सरकार अगर किसी पॉजिटिव काउज के लिए, है ना, सोशल वेलफेयर के लिए अगर आपका घर को भी उनको लेना पड़ेगा, है ना, तो वो ले लेगी, अधिग्रहण कर लेगी। उसका अलग कानून है कि आपको क्या दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं किसी का घर जो है सड़कों के बगल में है, लेकिन सड़क को चौड़ा होना है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, है ना, ट्रैफिक लग जा रहा है, तो सड़क को चौड़ा किया जाना है। चौड़ा किया जाना है तो क्या आपके घर के ऊपर से तो नहीं लेके जाया जाएगा, तो आपकी घर की जमीन को लिया जाएगा, है ना। तो आपको उसके बदले में, एवज में या तो मुनासिब रेट दिए जाते हैं या फिर कहीं और आपको करके दिया जाता है ना। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। देश के अंदर की सभी संपदा राष्ट्रीय संसाधन है, बिल्कुल सही बात। दूसरी क्या है, सरकार को राष्ट्र हित में व्यक्तिगत संपत्तियों के का भी अधिग्रहण करने का कानूनी अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही बात है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। संसाधन के अत्यधिक विदोहन से उत्पन्न समस्याओं पर विचार करना है मुझे, कि अत्यधिक, इतना ज्यादा तो रोबर्स इकोनॉमी की तरह हमने संसाधन को इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो क्या क्या हमारे जो है
समस्याएं आ रही हैं, उनमें से 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला कहता है कि इससे वैश्विक परिस्थितिक संकट जैसे भूमंडलीय तापन और ओजोन परत का क्षय पैदा हुआ है। तो क्या ये बिल्कुल सही बात नहीं है? ओजोन प्लेट लेयर का टूट जाना और उसके साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग का इंक्रीज कर जाना, क्या ये सही बात नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और यही यही वजह है ना? जो आज के समय में इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता दिख रहा है आपको। बिन मौसम बरसात हो रही है, बरसात के मौसम में बारिश नहीं हो रही है, गर्मी का मौसम इतना लंबा हो गया है कि आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। खासकर इंडिया की बात करें तो इंडिया बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दिख रहा है अभी इन चीज़ों से, ठीक है? अफेक्टेड दिख रहा है। आगे देखते हैं, समाज अमीर और गरीब 2 गुटों में बँट गया है। समाज अमीर और गरीब 2 गुटों में बँट गया। ये भी बात सही है। संसाधन का विदोहन तो कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ क्या है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ संसाधन, किसी एक के हाथ में संसाधन को हमने दे दिया है। कोई जो है मतलब बड़े बिजनेसमैन ठहरे, दंपति वगैरह ठहरे, उन्हीं को आपने क्या किया, बड़े-बड़े कोल माइंस या फिर बड़े-बड़े जो है आपके मिनरल्स के खदान उनके हाथ में दे दिया, बहुत ही कम रेट में। वो वहाँ से अंधाधुंध एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और बहुत ही महँगे दामों पर पब्लिक को पहुँचा रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें क्या होगी, कहीं न कहीं संसाधन का जो है एक तरीके से नुकसान ही तो कर रहे हैं हम लोग, दोहन ही तो कर रहे हैं। ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है आपका सही रहने वाला है। 1 और 2 दोनों करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधन निर्माण के घटकों के संबंध में। संसाधन निर्माण के घटकों के संबंध में केवल प्रकृति ही संसाधनों का निर्माण करती है, मनुष्य की कोई भूमिका नहीं होती है। क्या ये बात सही है या गलत है? आगे देखते हैं, मानवीय प्रक्रियाएं, तकनीक और संस्थाएं संसाधन निर्माण के महत्वपूर्ण कारक हैं। क्या कह रहा है? मानवीय क्रियाएं, तकनीक और संस्थाएं संसाधन निर्माण के महत्वपूर्ण कारक हैं। तो अब आप बताइए क्या महत्वपूर्ण कारक में शामिल है या नहीं है? तो इसको आपको बताना है। तो आप मुझे बताइए कि प्रकृति ही संसाधन का निर्माण करती है। क्या ये सही बात है? नहीं, है ना? पर संसाधन की निर्माण तो प्रकृति कर ही रही है। अगर हम लोग ये देखते हैं कि जो आज आप इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, इनडायरेक्टली प्रकृति से ही मिल रहा है ना? लेकिन हमने इसमें दिमाग लगाया, इलेक्ट्रिसिटी बनाया और आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी एक संसाधन की तरह ही तो है ना? हाँ, संसाधन की तरह है, तो ये तो मानव का बनाया हुआ है। तो संसाधन जो मानव बनाते हैं वो प्रकृति से ही मिल करके बनाते हैं, प्रकृति के ही पदार्थों के उपयोग में ला करके बनाते हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता ज़रूर होती है, उसके साथ ही साथ हम कुछ एक नया चीज़ें आविष्कार ज़रूर करते हैं, ठीक है? तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बी राइट आंसर रहने वाला है। वो क्या है? मानवीय क्रियाएँ, तकनीक और संस्थाएँ संसाधन निर्माण के महत्वपूर्ण कारक हैं। ये महत्वपूर्ण कारक हैं, अगर मानव शामिल नहीं हो, अगर टेक्नोलॉजी शामिल नहीं हो और संस्थाएँ, ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं हो, हमने बताया था मानव जो है सेंटर में है। मानव क्या है? सेंटर में है, ह्यूमन सेंटर में है, ह्यूमन सेंटर में है। इससे 3 चीज़ें जुड़ी हुई थी, आपको टेक्नोलॉजी भी जुड़ी हुई थी, टेक्नोलॉजी भी इसी से जुड़ी हुई थी। उसके साथ-साथ एनवायरनमेंट इन्हीं से था, है ना? एनवायरनमेंट से चीज़ों को गेन करके उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन, है ना? ये चीज़ें थी। ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं आप। तो ये तीनों चीज़ें को जोड़े रखती है ह्यूमन और उसके बाद फिर संसाधन का आपको उपयोग कर पाना संभव हो पाता है। क्लियर है? तो राइट आंसर इज़ बी। राइट आंसर इज़ क्वेश्चन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन की अगर बात करें, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के बारे में क्या सही है? इसमें 100 से अधिक देशों ने राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। उसके साथ ही साथ अगर बात करते हैं, यह ब्राजील के एक शहर में आयोजित हुआ था। तो आप बताएंगे कि कहाँ पर हुआ था, है ना? और कैसे हुआ था? तो क्या इसमें 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने भाग नहीं लिया था? बिल्कुल सही बात है। उसके साथ ही साथ ये रियो डी जेनेरो ब्राजील में ही तो हुआ था। एकदम नाम यहाँ पर आपको दिख रहा है, रियो डी जेनेरो, है ना? रियो डी जेनेरो कहाँ स्थित है? ब्राजील में स्थित है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? आपका सही है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसे ग्रीन हाउस सम्मेलन या विश्व पर्यावरण सम्मेलन भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल जहां भी दिखे या फिर आपको पूछा जा सकता है ग्रीन हाउस सम्मेलन या फिर आपको पूछा जा सकता है विश्व पर्यावरण सम्मेलन, तो आपको तीनों को एक ही समझना है। इसमें भारत और चीन सहित कई देशों ने भाग लिया था। बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं।
कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। संसाधन के वर्गीकरण के संबंध में गलत कथन की पहचान करना है। सौर ऊर्जा एक अनवीकरणीय संसाधन है, तो बिल्कुल गलत बात है। ये क्या है? नवीकरणीय है ना। सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय, इसको दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय संसाधन है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये अनवीकरणीय है, ये अनवीकरणीय है, इनको दोबारा से रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता है बहुत ही कम समय में। तो दोनों से ही गलत, बिल्कुल गलत है। एक और दो दोनों ही गलत, तो ये आपका सही रहने वाला है। स्टेटमेंट एक भी गलत है, स्टेटमेंट दो भी गलत है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोयला का अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, ये बात। अब देखिए असर्शन रीजन की बात है। ये क्या है? असर्शन रीजनिंग है। ये क्या है? असर्शन रीजनिंग है। यहां पर आपको एक असर्शन, एक पॉजिटिव बात दी जाएगी, दूसरा रीजनिंग जो कि उसको जस्टिफाई कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर कहिए कि उसको सब उस पहले वाले स्टेटमेंट को, पहले वाले कथन को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, या उसको परिभाषित कर रही है या नहीं कर रही है, उन चीजों को आपको बताना है। उन चीजों को आपको बताना है। कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, या फिर कोयला के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं और इसका एक बार उपयोग करने से यह समाप्त हो जाता है। ये बात सही है या नहीं है? कोयला, आपको कोयला बताया, जीवाश्म ईंधन बताया, पेट्रोलियम बताया, सारा का सारा किसमें है? अनवीकरणीय संसाधन में है। तो ये बात सही है। अनवीकरणीय क्यों है? क्योंकि रीजन क्या दिया हुआ है? क्योंकि इसको जो है एक बार प्रयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, दूसरी बार उसको प्रयोग में लाने के लिए लाखों साल लगते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। कथन ए और कारण आर, है ना, जिसको आर नाम दिया गया है, दोनों सही है। और कारण आर कथन ए का सही व्याख्या है। मतलब रीजन जो है, ये वाला जो है, इस स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट का सही व्याख्या करता है, सही बातें बताता है कि हाँ अनवीकरणीय है तो कैसे है और क्यों है। समझ रहे हैं बात को, है ना? इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे की बात अगर करते हैं, मानव स्वयं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। बिल्कुल बात है। अगर आपने नहीं देखा है कि मानव कैसे संसाधन के तौर पर काम किया करता है, तो वो आप प्रीवियस लेक्चर में जरूर देखिए। इसमें हमने बहुत अच्छे से बताया है कि मानव भी एक संसाधन है। कैसे संसाधन है ना? मानव अपने ज्ञान, कौशल और तकनीक से प्रकृति के पदार्थों को मूल्यवान संसाधन में बदलता है। अगर मानव अपना ज्ञान कौशल न लगाए तो संसाधन जैसे कि तैसे पड़ा रह जाता है ना। सालों से पड़ा हुआ था, जमीन के नीचे दबी हुई थी कोयला, दबी हुई थी आपका पेट्रोलियम, लेकिन मानव जब तक अपना मस्तिष्क नहीं लगाया, मानव ने जब तक अपना दिमाग नहीं लगाया, अपना जो टेक्नोलॉजी को उपयोग में नहीं लाया, तब तक वो क्या था? एक ऐसी ही पड़ी हुई चीजें थी। लेकिन जैसे हम लोग प्रयोग में लाए, आज देखिए इतनी सुविधाओं से लैस हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, है कि नहीं है? तो आपका जो असर्शन है वो भी सही है, और रीजनिंग जो है, जो व्याख्या है, वो भी बिल्कुल सही है, पहले वालों की व्याख्या करता है। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। उसके साथ ही साथ आप कहेंगे कि कारण आर कथन ए की, मतलब कारण कथन की, कथन ये वाला कथन की सही व्याख्या है। बिल्कुल सही व्याख्या है या फिर एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका? ए होने वाला है राइट आंसर। क्लियर है? ये बार बार क्यों आ जा रहा है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेम है क्वेश्चन। सतत पोषणीय विकास आज के समय की अनिवार्य आवश्यकता है। सतत पोषणीय विकास की अगर बात करते हैं, आज के समय की अनिवार्य आवश्यकता है। ये बात सही है या नहीं है? इसको हम लोग देखते हैं कैसे कि सतत संसाधन के अंधाधुंध दोहन से पर्यावरण संकट और संसाधन की कमी उत्पन्न हो रही है। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और कारण आर कथन ए का सही व्याख्या है। बिल्कुल सही बात है। कथन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग किस पर? सौर ऊर्जा और एक ऊर्जा एक चक्रीय और पुनः प्रति योग्य संसाधन है। आपको हमने इसी क्लास में बताया है। पुनः प्रति योग्य मतलब रिन्यूएबल। क्या होता है? रिन्यूएबल। चक्रीय मतलब साइकिल, है ना, साइकिल, है ना, साइकिल। ऑब्वियस सी बात है कि दोबारा से हम उसको रिन्यू कर पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? चक्रीय ही कहलाएगा, है ना। इसीलिए स्टेटमेंट तो हमको ठीक लग रहा है, या फिर असर्शन तो हमको ठीक लग रहा है। अब देखते हैं व्याख्या क्या कहता है ना। सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हो सकती।
क्योंकि यह सूर्य से निरंतर प्राप्त होती रहती है। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये कभी समाप्त नहीं होती है, ये प्राप्त होती रहती है। वो अलग बात है कि रात होता है, दिन होती है, फिर रात होता है, दिन होती है। क्यों होती है, ज्योग्राफी में ही बताएंगे, बाद में बताएंगे आपको, या फिर आप पढ़ के आए होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे, 7th क्लास में पढ़े होंगे, है ना। बात समझ गए। तो दोनों ही सही है, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और कारण आर कथन की ए की सही व्याख्या है। तो आंसर आपका ए इज राइट। आगे देखते हैं, जो है आपका क्वेश्चन रहने वाला है, 5 मिनट और दीजिए, 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको हम लोग कंप्लीट करके ही मानेंगे। भारत के सभी राज्यों में संसाधन समान रूप से पाए जाते हैं, क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात है कि कारण संसाधन का वितरण प्राकृतिक कारकों जैसे भू आकृति, जलवायु और संरचना पर निर्भर करता है। रीजन तो सही है, लेकिन क्या है कारण, ये आपका एसर्शन जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि भारत के सभी राज्यों में संसाधन समान रूप से देखने को नहीं मिलते हैं। संसाधन का वितरण प्राकृतिक कारकों जैसे भू आकृति और जलवायु और संरचना पर निर्भर करता है, ये बात सही है। ठीक है, कथन ए गलत है, परंतु कारण आर सही है, परंतु कारण आर सही है। तो ये वाला तो गलत हो ही गया, ए आर को सपोर्ट, आर ए को सपोर्ट नहीं करता, है ना। कथन ए सही है, परंतु कारण आर गलत है, तो कथन ए ही गलत है, तो ये भी गलत हो गया। कथन ए और कारण ए दोनों सही है, तो बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर क्या है, जो व्याख्या है, जो कारण है, वही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी देश के आर्थिक विकास के लिए संसाधन नियोजन प्लानिंग आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। अगर प्लानिंग नहीं होती है तो आर्थिक विकास अच्छे से नहीं हो सकता है। उसके बाद कहता है संसाधन सीमित और असमान रूप से वितरित हैं, इसलिए उनका विवेकपूर्ण उपयोग जरूरी है। क्या ये बात सही नहीं है? है ना, पूरी टाइम तो मैं यही कहता रहा हूं कि विवेकपूर्ण तरीके से, अविवेक तो नहीं लिखा, हाँ विवेकपूर्ण लिखा है। विवेकपूर्ण तरीके से आपको क्या करना है, प्रयोग में लाना है संसाधन को। जब तक आप विवेकपूर्ण तरीके से नहीं करते हैं तो आप संसाधन का दोहन कर रहे हैं, एक तरह से आप कहिए कि शोषण कर रहे हैं, है ना। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही बात है। कथन ए और कथन आर जो है आपका दोनों सही है, और कारण आर कथन ए का सही व्याख्या कर रहा है। आंसर ए इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महासागरों में तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी क्षेत्र राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। इसी को आप क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसे अंतरराष्ट्रीय नियमन के तहत अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। दोनों ही बात सही है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहने वाला है। क्या ऑप्शन ए में क्या कहता है, कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर कथन की ए की सही व्याख्या है, इसलिए दोनों ही सही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जिम्बरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। कोई भी प्राकृतिक पदार्थ तब तक संसाधन नहीं बनता जब तक मनुष्य अपनी तकनीकी से उसे उपयोगी न बनाए। तो इन्होंने भी बिल्कुल सही बात कहा है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, और जब तक मनुष्य उसको बनाने की कोशिश न करे तो बनेगा नहीं। ठीक है, तब संसाधन पड़ी हुई है, वो पड़े के पड़े रह जाएंगे। मनुष्य आया और खत्म होकर के चला गया। हजारों साल से दुनिया चल रही, लाखों साल से दुनिया चल रही है, लेकिन लाखों साल पहले इतना डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला था। आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि मनुष्य ने आज अपना दिमाग और अपना तकनीक अपनाया है और संसाधन को प्रयोग में लाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों ही सही रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। क्योटो सम्मेलन को ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। क्योटो सम्मेलन को ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य CO2 जैसी गैसों के उत्सर्जन को कम करके पृथ्वी को बचाना था। क्या ये बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। क्योटो को ही ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है, पर्यावरण सम्मेलन भी कहा जाता है। उसके साथ ही साथ आप देखिएगा कि CO2 गैसों को कम करने की बात कहेगी क्योटो प्रोटोकॉल में ही, है ना। 8% जर्मनी या आपका जो है 7% जो हो गया आपका चाइना को, है ना, 8% और 6% जो है आपका USA को कार्बन इमिशन कम करने का टारगेट दिया गया था। ठीक है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है, इज राइट ऑप्शन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस सेशन का कि वायु और जल अजैव संसाधन है। वायु और जल अजैव संसाधन है,
तो आपको बताना है कि जैव है या अजैव है। अजैव संसाधन वे होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। तो ये तो पहला वाला का दूसरा वाला डिफाइन ही कर दे रहा है भाई, है ना, डेफिनेशने आपको बता दे रहे हैं। तो फिर दिक्कत कहाँ पे रह गई? दिक्कत तो कहीं पर रहा ही नहीं। अजैव संसाधन किसको कहते हैं? तो बिल्कुल सही बात है कि अजैव संसाधन वो हैं जो निर्जीव वस्तुएं हैं। तो क्या वायु और जल निर्जीव नहीं है? तो बिल्कुल निर्जीव है। तो आपका ए आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जो शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है और लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि आपकी बुक में दे रखा है बीएसईबी का। ठीक है, चलिए या फिर इसको आप नेक्स्ट क्लास में देखना चाहें तो नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग देख सकते हैं। चलिए, क्लासेस लंबी ना हो जाए, है ना, आपको नेक्स्ट क्लास में जो है शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए जो है आप विद्या मंत्र ए टू जेड से जुड़े रहिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप हमसे जुड़िए और हमसे ज्ञान प्राप्त कीजिए और हमें भी अच्छा लगेगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, वहां पर जाकर के आप कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर देने के लिए तैयार हैं। हम आपको हमेशा आपसे जुड़े मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।